नमस्कार, रतनपाल डोडियार हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के द्वितीय अध्याय जायसी कृत पद्मावत के सिंहलदीप वर्णन खंड की पद संख्या 23, 24 और 25 की व्याख्या। देखते हैं पद संख्या 23। राजसभा पुनि देख बैठी, इंद्र सभा जनु परिगे दीठी। धनी राजा असी सभा संवारी, जानहु फूल रही फुलवारी। मुकुट बांधी सब बैठे राजा, दर निशान नित जिन्हीं के बाजा। रूपवंत मणि दीपे लीलाटा, माथे छात बैठ सब पाटा। मानहु कवल सरोवर फूले, सभा के रूप देखी मन भूले। पान कपूर मेद कस्तूरी, सुगंध बास भरी रही अपूरी। माज ऊंच इंद्रासन साजा, गंधर्व सेन बैठ तह राजा। छत्र गगन लागी ताकर, सूर तवे जस आप। सभा कवल अस बीख से, माथे बड़ परताप। इस पद के अंदर सिंहलदीप के राजा गंधर्वसेन की राजसभा का वर्णन किया गया है कि वह राजसभा कितनी सुशोभित हो रही हैं, कितनी प्रभावशाली हैं। उसकी तुलना इंद्र की राजसभा से की गई है। देखिएगा, राजसभा पुनि देख बेटी, यहाँ कवि कह रहा है कि हम उस राजसभा को, उस सिंहलदीप के राजा के दरबार को देखते तो वह सभा भरी हुई, उसका दरबार भरा हुआ, सब बैठे हुए उसके दरबारी ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि मानो इंद्र सभा जनु परिगे दीठी। ऐसा लगता है कि यह किसी गंधर्वसेन की सभा नहीं, किसी राजा की सभा नहीं, बल्कि इंद्र की सभा है। और ऐसी वह दिखाई देती हैं जैसे इंद्रलोक में, जहाँ इंद्र आसन सिंहासन पर विराजमान हो और उनके सब और देवताओं की सभा जैसे जुड़ी हुई हो, ऐसी सुंदर सभा यहाँ दिखाई दे रही है। धनी राजा ऐसी सभा सवारी, वह राजा धन्य है जिसने ऐसी सभा को संवारा है, सजाया है या शोभा युक्त बनाया है। जानहु फूल रही फुलवारी, मानो वो तो ऐसी लगती हैं, ऐसी दिखाई देती है कि जैसे कोई फुलवारी खिली हुई, किसी बगीचे में फूल खिले हुए हों। इतनी सुंदर सुशोभित वह सभा दिखाई देती है। मुकुट बांधी सब बैठ राजा, सब अपने अपने सिर के ऊपर मुकुट धारण किए हुए सारे राजा वहाँ दरबारी बन करके बैठे हुए हैं। दर निशान नित जिन्हीं के बाजा, और ऐसे दरबारी इस राजा के हैं कि जिनके द्वार पर, जिनके नगर में, जिनके घर पर, जिनके साथ में हमेशा अपने दर निशान यानी अपनी अपनी पताका है, अपने अपने ध्वज है, अपने अपने नगाड़े जिनके निरंतर जिनके नाम से बजते रहते हैं। ऐसी सभा में ऐसे राजा बैठे हुए हैं। रूपवंत, बड़े सुंदर रूपवान वह सारे दरबारी हैं। मणि दीपे लीलाटा, वो जितने भी दरबारी वहाँ बैठे हुए हैं उनके ललाट पर मणियाँ सुशोभित हो रही है, जगमगा रही है। माथे छात, उनके सिर के ऊपर छत्र धारण किए हुए हैं। बैठ सब पाटा, सब अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं। और उनको देखने पर कवि कहते हैं कि ऐसे दिखाई देते हैं मानहु कवल सरोवर फूले, मानो कि किसी सरोवर में कंवल के फूल खिले हुए हों। इस तरह से छत्र जिनके सिर के ऊपर ऐसे दिखाई देते हैं कि जैसे कोई राजा नहीं, बल्कि किसी सरोवर में कमल के फूल खिले हुए हैं। सभा के रूप देखी मन भूले, उस सभा की सुंदरता, उसके रूप को, उसकी सजावट को, उसकी शोभा को देखते ही हमारा मन बाकी सारी बातों को भूल जाते हैं और हमारा मन उन्हीं को देखने के लिए उन्हीं में लग जाता है, कह लीजिए कि उन्हीं में भटक जाता है। पान कपूर मेद कस्तूरी, और यही नहीं, उस सभा के अंदर विविध प्रकार के सुगंधित पदार्थ, पान
कपूर, मेद, कस्तूरी, सुगंध, इन सब की खुशबू आ रही है। बास भरी रही है पूरी, अर्थात भरपूर मात्रा में वहाँ खुशबू से भरा हुआ वातावरण है। मांझ ऊंच इंद्रासन साजा, उन सब दरबारियों के बीच में एक सिंहासन है, इंद्रासन, इंद्र के सिंहासन जैसा एक सिंहासन दिखाई दे रहा है और इतना सुशोभित है जैसे इंद्र का ही सिंहासन हो। और उस सिंहासन के ऊपर गंधर्वसेन बैठत हैं राजा, गंधर्वसेन नामक राजा उस सिंहासन पर विराजमान है। छत्र गगन लागी ताकर, और उस राजा गंधर्वसेन का छत्र इतना ऊंचा है मानो वह आसमान को लगा हुआ, आसमान को छू रहा है। सूर तवे जस आप, और वह राजा इतना तेजस्वी है कि मानो सूर्य, यानी सूर्य के समान। तवे, तवे का मतलब है जिसका प्रताप है, जिसका तेज है। जस आप, अपने आप में मानो वह सूर्य हो, अर्थात सूर्यवंशी की तरह वो दिखाई दे रहा है। और सारी सभा कंवल अस विकसे, सारी सभा मानो कंवल की तरह विकसित हो रही। उस राजा को देख देख करके, जिस तरह से सूर्य को देख करके फूल खिल उठते हैं, कमल खिल उठते हैं, उसी तरह उस राजा के शौर्य, उसके प्रताप और उसके तेज को देख करके मानो सारी सभा खिल उठी है। माथे बड़ प्रताप, वह राजा बड़ा प्रतापी है। उसके माथे से, उसके ललाट से ही ऐसा लग रहा है कि वह राजा बड़ा ओजस्वी, बड़ा प्रतापी और बड़ा वीर है, और उसको देख करके सारे लोग खिल उठते हैं। इस तरह से पद संख्या 23 के अंदर हम देखते हैं कि उस राज्यसभा की बड़ा सुंदर ही और बड़ा आकर्षक वर्णन किया गया है कि वह राज्यसभा कितनी भव्य है, कितनी आकर्षक है, कितनी सुंदर है, जिसमें बड़े बड़े राजा उसके दरबारी बने हुए हैं। इस पद के अंदर जैसा कि मैंने बताया, संपूर्ण पद्मावत को अगर हम देखें तो उस पद्मावत के अंदर अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि इस पद में भी आपको देखने को मिलेंगे। और अवधी भाषा में लिखी गई इस रचना में, इस पद के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो चौपाई और दोहा छंदों का प्रयोग किया गया है और बड़ा ही सुंदर वर्णन आपको देखने को मिला। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं पद संख्या 24 की ओर। देखें, साजा राज मंदिर कैलासु, सोने कर सब धरती आकाशु। हम इस पद को पढ़ने से पहले इसका संक्षिप्त परिचय कर लें कि ये पद जो है वह उस राजा जिसकी कि हमने अभी दरबार को देखा था इससे पहले वाले पद में, कि उसका दरबार कितना भव्य, विशाल और आकर्षक था। आज हम उस राजा के रहने का जो निवास स्थान है, उसका जो अपना महल है, वह महल कितना भव्य है, कितना आकर्षक है, कितना सुंदर है, किस तरह से उसकी कलाकारी की गई है, उसका वर्णन इस पद में आपको देखने को मिलेगा। साजा राज मंदिर कैलासु, सजा हुआ है उस राजा का राज मंदिर अर्थात राजमहल, जैसे कैलाशु, जैसे स्वर्ग सजा हुआ, जैसे स्वर्ग के महल हो, ऐसा महल उसका दिखाई दे रहा। सोने कर सब धरती आकाशु, ऐसा लगता है कि वह स्वर्ण जड़ित राजमहल है। ऐसा लगता है कि संपूर्ण धरती और आकाश का सारा सोना ही इस राजमहल से प्राप्त हुआ, या कह लीजिए सारे धरती और आकाश के सोने से इस राजमहल का निर्माण किया गया हो। इस तरह से स्वर्ण निर्मित ये राजमहल है। 7 खंड धोराहर साजा, यानी 7 मंजिला, 7 खंडों में विभक्त यह महल सजा हुआ है, सुशोभित हो रहा है। वहीं सवारी सके यस राजा, और इस महल को यही राजा संवार सकता है, यही राजा सजा सकता है, यही राजा इसका निर्माण कर सकता है कि जो इसके योग्य है। इस महल को देखिए कैसे बना है, हीरा ईंट, इसकी ईंटें जो इस महल को बनाने में काम में ली गई हैं वो हीरे की बनी हुई हैं, और कपूर गिलावा और जो गारा है उन ईंटों को रखने के लिए, चुनाई करने के लिए, वह कपूर से बना हुआ है।
और नग लाई सरग ले लावा, और जितने भी रत्न पदार्थ नग हीरे मोती इसमें जड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, मानो स्वर्ग से जिनको लाया गया हो, अर्थात एक तरह से स्वर्ग का निर्माण किया गया है। जावत सबे उरे उरे, जितने भी लोग आते जाते रहते हैं उस महल पे जिसकी भी नज़र पड़ती है, सब उरे उरे, सब उसको निहारते निहारते, उनकी कलाकृतियों को देखते देखते, अर्थात उस महल को इस तरह से उकेरा गया, इस तरह से चित्रित किया गया कि सारे लोग जो है उसको देखते हैं, निहारते जाते हैं। भांति भांति नग लाग उबे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के वह नग रत्न उकेरे गए हैं, लगाए गए हैं उस महल के अंदर। भाव कटाव सब अनबन भांति, और अनेक भाव भंगिमाओं में या अनेक तरह की चित्रकारी या अनेक तरह की कलाकारी की गई है। अनबन भांति, अनेक प्रकार की चित्रकोरी के पाती ही पाती भिन्न भिन्न प्रकार की चित्रकारी आपको उस महल में देखने को मिल जाएगी। लाग खम्भ मणि मानिक जड़े, और जितने भी वहाँ खम्भे जड़े हुए हैं वह भी मानिक और मोतियों से जड़े हुए हैं, मणियों और मोतियों से जड़े हुए हैं। निशिदिन रही दीप जनु बारे, और उन मानिक और मणियों से, उन मोतियों से दिन और रात मानो वहाँ दीपक जलते रहते हैं, अर्थात इस तरह से वो जगमगाते रहते हैं दिन और रात में कि जैसे कोई दीपक जल रहे हों। देखी धोराहर कर उजियारा, देख करके उस महल के उजाले को, उसकी सुंदरता को, उसके आकर्षण को, छपी गए चांद सूरज ओ तारा, और चंद्रमा और सूर्य भी उजाला करने के बजाय शर्मिंदा होकर के मानो छिप गए हैं। इतना तेज उजाला, इतना तेज प्रकाश, इतनी तेज सुंदरता उस महल में दिखाई दे रही है कि सूर्य और चंद्रमा भी शर्म के मारे छिप रहे हैं। सुना सात बेकुंठ जस, अब तक तो यही सुनने में आया था कि जो 7 मंजिला भवन बना हुआ है, ये राजमहल बना हुआ है, ऐसा तो कोई 7वां बेकुंठ यानी 7वां स्वर्ग ऐसा सुंदर और आकर्षक होता है, ऐसा सुनने में आया था। लेकिन आज हम उस महल को ऐसा देख रहे हैं। तथ साजे खंड 7, इसी तरह से ये 7 खंड सजे हुए हैं, सजाए गए हैं, आकर्षक है, मानो 7वां स्वर्ग हो। बेहर बेहर भाव जस, अलग अलग ढंग के भाव भंगिमाओं में, कलाकारियों में, मुद्राओं में इसको सजाया गया है, बनाया गया है। खंड खंड उपरात, और हर खंड खंड यानी हर मंजिल मंजिल को जो है अलग अलग ढंगों से उकेरा गया है, अलग अलग ढंगों से उसमें वास्तु कला प्रदर्शित की गई। इस तरह से इस पद में राजा के रहने का अंतपुर, या कह लीजिए कि राजा का निवास स्थान, या जिसको हम राजमहल कहते हैं, वो इतना सुंदर देखने को मिलेगा। जैसा कि पिछले पद में मैंने आपको बताया था, इसमें भी चौपाई और दोहा छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें भी अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, और कहीं अगर देखें तो यहाँ पर जैसे छपी गए चांद सूरज ओ तारा, ये अतिशोक्ति जैसा वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। अवधी भाषा का प्रयोग है ही है, लेकिन बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही आकर्षक वर्णन, और इसकी स्वर्ग के राजा इंद्र के राजमहल जैसी तुलना इससे की गई है। बड़ा ही सुंदर आकर्षक पद। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम पद की ओर, और सिंहलदीप वर्णन खंड के भी अंतिम पद की ओर। इस पद के अंदर अगर मैं पहले आपको इसका थोड़ा सा परिचय दे दूं कि इस पद के अंदर अब तक हमने जो पढ़ा था इससे पूर्व के पद में, उसमें राजा के निवास स्थान का वर्णन था, जहां राजा रहता था, उसका निजी आवास, जिसको हम राजमहल कहते हैं। अब ये रानियों का निवास स्थान, रनिवास जिसको कहते हैं, उसका वर्णन इस पद में आपको देखने को मिलेगा। बरनो राज मंदिर रनिवास, यहाँ कवि के तक मैं वर्णन कर रहा हूँ उस राज मंदिर का, यानी उस रनिवास का जिसमें रानियाँ रहती है, रानियाँ निवास करती हैं। जनु अचिरन्न भरा कविलासो, उसको देखने पर ऐसा लगता है कि मानो यह तो अप्सराओं से भरा हुआ स्वर्ग हो। कविलासु का मतलब है स्वर्ग, अर्थात अप्सराओं से भरा हुआ स्वर्ग। वहाँ की हर रानी मानो अपने आप में एक अप्सरा है। 16 सहस पद्मिनी रानी है, और एक रानी नहीं रहती वहाँ, 2 रानी नहीं रहती, 10 नहीं रहती, 100 नहीं रहती, 16 सहस पद्मिनी रानी, 16,000 पद्मिनी नायिकाएं यहाँ पर
निवास करती है, उस रनिवास में रहती हैं। और कैसी रहती है? एक एक ते रूप बखानी, एक से एक सुंदरता में बढ़कर रानियां रहती है, अर्थात सभी सुंदर सुरूप रानियां हैं, एक से बढ़कर एक सुंदरता लिए हुए हैं। अति सुरूप, अति सुंदर हैं वो, और अति सुकुमार हो, अत्यधिक सुकुमारी यौवन अवस्था में नव युवतियाँ जिनको हम कह सकते हैं सुकुमारी, अर्थात सुंदर यौवन अवस्था वाली। पान फूल के रही अघारी, ऐसा लगता है कि ये कोई भोजन नहीं करती, और भोजन करती भी है तो किसका करती है? पान फूल आदि को खा करके मानो वह जीवित रहती है। इतनी सुंदरता उनमें है कि जैसे फूल और पान खा करके ही वह सुंदरता को ग्रहण करके ही वो जीवन जी रही है। और उस महल में देखें तो हम एक नई रानी की ओर जा रहे हैं। तीन ही ऊपर इन सब रानियों 16,000 रानियों के ऊपर एक और रानी है जिसका नाम है चंपावती रानी। और वह चंपावती रानी कौन है? महास्वरूप पाट प्रधानी, अर्थात वह वहाँ की उस महल की पट रानी है, सबसे बड़ी रानी। पट रानी का मतलब है महारानी है वो वहाँ की। और महास्वरूप उसका अत्यधिक सुंदर है, उन 16,000 रानियों से भी ज़्यादा वह सुंदर है, जिसकी सुंदरता की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। पाठ बैठी रह किए सिंगार, वह अपने सिंहासन पर बैठे बैठे श्रृंगार कर रही है। सब रानी यूं ही कर ही जोरे, सभी रानियां आ करके उसे हाथ जोड़ करके प्रणाम करती, जोहार कर रही है, अर्थात उसे प्रणाम कर रही है। नीत नौरंग सुरंगम सोई, वह चंपावती रानी हमेशा नए नए सुंदर वस्त्रों को धारण करके निरंतर श्रृंगार करती रहती। हर रोज उसका अपना नया नया सुंदरता का रूप दिखाई देता है। प्रथम बेस नहीं सरवरी कोई, प्रथम बेस यानी यौवन आरंभ में, यानी उसकी यौवन से किसी की तुलना नहीं कर सकते, कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। इस तरह से वह नव युवती, या कह लीजिए कि नव यौवना वह रानी जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, इतनी अतुलनीय रानी है। सकल दीप मह जेती रानी, इस द्वीप में जितनी भी रानियां हैं, तिन्ह मह दीपक 12 बनी, वो सारी रानियां बड़ी सुंदर तो है ही, उन रानियों के समान कोई रानियां नहीं, लेकिन यह चंपावती रानी तो तिन्ह मह, उन सब में भी दीपक 12 वर्णी, अर्थात वह 12 वर्णी सुंदर हैं, अर्थात अति सुंदर है, सर्वश्रेष्ठ हैं, या कह लीजिए कि अनुपम सौंदर्य लिए हुए, यानी जिसमें एक स्त्री में जितना सौंदर्य होना चाहिए वो पूरा का पूरा सौंदर्य उस नारी में देखने को मिलता है। कुंवरी 32 लक्षणी, वह कुंवरी है, नव युवती है, नव यौवना है, 32 लक्षण उस नारी में है, स्त्री के लक्षण। अस सब माह अनूप, ये सबसे अनुपम है, अनुपम सौंदर्य को लिए हुए हैं। जानत सिंहल द्वीप के, जितने भी लोग उस सिंहल द्वीप को जानते हैं वो उस चंपावती रानी की प्रशंसा जरूर करते हैं कि उस शहर की, उस नगर की, उस द्वीप की जो रानी है उसकी सुंदरता में कोई टिक नहीं सकता, सबे बखाने रूप, इसलिए उस रानी की सुंदरता का सब बखान करते हैं, सब प्रशंसा करते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो पाठ्यक्रम आधारित जायसीकृत पद्मावत का सिंहल द्वीप वर्णन खंड है उसके 25 पद आज पूर्ण होते हैं। और संपूर्ण खंड का अगर हम ध्यान दें तो ये सिंहल द्वीप उस राजा गंधर्वसेन, रानी चंपावती और उनके ठाट बाट का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। संपूर्ण वर्णन में आपको अवधी भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है, साथ ही साथ अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और कहीं कहीं अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और ठीक वहीं चौपाई और दोहा शैली में इसको लिखा गया। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही आकर्षक वर्णन। और इसी के साथ हमारा ये व्याख्या प्रसंग यहीं समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।